जय हिंद। आज हम आप लोगों को लेकर आए हैं यूपी बोर्ड जो है 2025 और 26 के लिए क्लास 12 का बायोलॉजी का सेकेंड चैप्टर। आपका ये क्या है? सेकेंड चैप्टर। फर्स्ट चैप्टर हमने क्या किया आप लोगों को बता दिया है। सेकेंड चैप्टर आप लोगों का है मानव में जनन, जबकि फर्स्ट चैप्टर था पुष्पों में जनन। उसी तरह अब आता है क्या मानव में जनन, अर्थात मानव में जनन क्या होते हैं, इसकी पूरी जो व्याख्या जो क्या किया जाएगा इस वीडियो में लेकर हम आए हैं। देखिए बच्चा, क्या होता है मानव में जनन, इसके बारे में इसका इंट्रोडक्शन देख लिया जाएगा। और इसके बाद मानव यानी इंसानी है, यानी मेल और फीमेल। तो मेल और फीमेल की जितनी भी क्राइटेरिया होती है जनन में, वो सब के बारे में ये विस्तृत ज्ञान दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं पहले क्या मानव जनन होते क्या हैं। तो देखिए बच्चा, मानव जनन अर्थात ह्यूमन रिप्रोडक्शन। तो सबसे पहले किसी भी चीज़ का हम लोग क्या जानते हैं, उसका इंट्रोडक्शन लेते हैं, अर्थात उसका परिचय। तो देखिए परिचय क्या है कि मनुष्य में केवल, देखिए मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है। देखिए अलैंगिक जनन और लैंगिक जनन। तो अलैंगिक और लैंगिक जनन के बारे में तो हमने आपको बता दिया है। जैसे अलैंगिक में क्या होते हैं, मेल और फीमेल एक ही में होते हैं, या फिर उनके क्या होते हैं अलैंगिक जनन। लेकिन लैंगिक जनन में क्या होते हैं, नर और मादा दोनों क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और जबकि अलैंगिक में क्या होते हैं नर और मादा एक ही में होते हैं, अर्थात उनमें सिर्फ एक ही लोग की क्या होती है भागीदारी होती है। जबकि लैंगिक जनन में क्या होते हैं दो लोगों की भागीदारी होती है। तो उसी तरह मनुष्य में नर और मादा क्या होते हैं अलग अलग होते हैं, अतः इनमें क्या होते हैं लैंगिक जनन होते हैं। तो वही है कि मनुष्य में केवल लैंगिक जनन होता है, इनमें नर तथा मादा जननांग अलग अलग होते हैं। ये तो सही बात है कि अलग अलग होते हैं। पुरुषों में नर जननांग तथा स्त्रियों में मादा जननांग पाए जाते हैं। देखिए पुरुषों में नर जननांग, क्योंकि नर हैं तो नर जननांग, और स्त्रियों में क्या होती हैं स्त्री हैं तो यानी उसको क्या बोलते हैं मादा जननांग पाए जाते हैं। अतः मनुष्य क्या है एक लिंगी प्राणी है। अतः मनुष्य क्या हो जाता है यहाँ से एक लिंगी प्राणी होता है। इनमें आंतरिक निषेचन तथा अंडे का भ्रूणीय विकास गर्भाशय में होता है। देखिए इनमें क्या होते हैं आंतरिक निषेचन होता है, यानी निषेचन की क्रिया जो होती है शरीर के अंदर होता है। और साथ में अंडे का जो होता है क्या अंडे का भ्रूणीय विकास। देखिए भ्रूणीय विकास यानी भ्रूण का विकास कहाँ होता है तो गर्भाशय में, यानी कहाँ होंगे इनमें, जैसे अंडे का जो विकास होगा वो गर्भाशय में होता है। और ये सुविकसित शिशु को क्या करते हैं जन्म देते हैं। देखिए शिशु को ये लोग क्या करते हैं जन्म देते हैं, यानी अंडे नहीं देते हैं, क्या देते हैं तो शिशु को जन्म देते हैं। अतः जो जरायुज, अतः ये क्या होते हैं जरायुज प्राणी कहलाते हैं। देखिए जरायुज प्राणी किसे कहते हैं तो जो बच्चे पैदा करते हैं उसे क्या बोलते हैं जरायुज प्राणी। तो अतः ये क्या हैं जरायुज प्राणी कहलाते हैं। यानी इन्हीं को, यानी मानव जो है क्या करता है, देखिए कि मानव एक तरह से यानी मनुष्य लैंगिक जनन, केवल लैंगिक जनन होता है। और इनमें क्या होते हैं नर तथा मादा अलग अलग होते हैं, यानी इनके जो जननांग होते हैं यानी जनन की क्रिया जो करने वाले अंग होते हैं वो क्या होते हैं अलग अलग होते हैं। और जो होते हैं इनमें जो होते हैं क्या निषेचन, वो शरीर के अंदर, और अंडे का जो भ्रूणीय विकास यानी भ्रूण का जो विकास होता है वो कहाँ होता है शरीर के अंदर होता है। और ये क्या करते हैं सुविकसित शिशु को जन्म देते हैं, जिस कारण इन्हें क्या बोलते हैं जरायुज प्राणी बोलते हैं। देखिए बात आती है कि ये तो नर और मादा दोनों अलग अलग हो गए, तो इनमें क्या होंगे नर की जो लैंगिक रूपता होगी वो क्या होगी अलग होगी, और मादा की क्या होगी अलग होगी। तो आइए अब उसको भी देख लेते हैं कि क्या कि इनमें क्या ये अंतर पाए जाते हैं। तो देखते हैं पहले क्या लैंगिक द्विरूपता अर्थात सेक्सुअल डिमॉर्फिज्म। तो देखिए क्या होते हैं दोनों में अंतर तो कुछ न कुछ तो जरूर होंगे। तो देखिए इनमें क्या होते हैं पुरुषों में दाढ़ी तथा मूछ आती हैं, स्त्रियों में नहीं आती हैं। यही बात है ना कि देखिए पुरुषों में क्या होते हैं दाढ़ी तथा मूछ आती हैं और स्त्रियों में नहीं। स्त्रियों की आवाज़ जो होती है कैसी होती है पतली तथा मधुर, और पुरुषों की आवाज़ कैसी होती है भारी तथा मोटी होती है। ये भी है कि देखिए इनमें क्या द्विरूपता पाई जाती है। स्त्रियों में आर्तव चक्र या मासिक चक्र पाया जाता है, और स्त्रियों में स्तन ग्रंथियां विकसित होती हैं,
परंतु पुरुषों में क्या होते हैं, ये अल्प विकसित होते हैं। अर्थात स्त्रियों में जो स्तन ग्रंथियों के कारण उनका स्तन क्या होते हैं, उभार होते हैं, परंतु पुरुषों में स्तन ग्रंथियां थोड़ी यानी अल्प विकसित होती हैं, जिसके कारण इनके स्तन जो होते हैं अल्प विकसित होते हैं, यानी उभार इनमें कम होता है, जबकि स्त्रियों में उभार क्या हो जाते हैं, ज़्यादा हो जाते हैं। अब आइए देखते हैं जनन की इकाइयाँ तथा जनन अंग ये क्या होते हैं। देखिए बच्चा, जनन इकाइयाँ तथा जनन अंग, तो देखिए लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं को क्या कहते हैं, युग्मक कहते हैं। अर्थात मादा युग्मक और क्या होते हैं, नर युग्मक। नर युग्मक को हम लोग शुक्राणु कहते हैं, जबकि मादा युग्मक को हम लोग अंडाणु कहते हैं। यही होता है, यानी लैंगिक जनन में भाग लेने वाली विशेष कोशिकाओं को युग्मक कहते हैं। नर युग्मक शुक्राणु कहलाते हैं। पुरुषों के वृषण में इनका निर्माण होता है। देखिए पुरुषों के जो टेस्टिस होते हैं अर्थात वृषण होते हैं, उनमें क्या होते हैं, शुक्राणु का निर्माण होता है। और मादा युग्मक को अंडाणु कहते हैं। यह मादा के अंडाशय में बनता है। अर्थात देखिए शुक्राणु कहाँ बनते हैं, तो नर के वृषण में, और अंडाणु कहाँ बनते हैं, तो मादा के अंडाशय में बनते हैं। शुक्राणु और अंडाणु एक सूत्री होते हैं और अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, एक सूत्री होते हैं और ये अर्धसूत्री विभाजन द्वारा बनते हैं। अंडाणु के निषेचन के लिए मादा के जनन पथ में, देखिए अंडाणु के निषेचन के लिए क्या किया जाता है, मादा के जनन पथ में शुक्राणुओं का स्खलन होता है। स्खलन का मतलब होता है कि जैसे शुक्राणु जो है मादा के जनन पथ में जाकर गिरते हैं यानी निकलते हैं, उसी को क्या बोला जाता है, स्खलन बोला जाता है। अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से युग्मनज बनते हैं, यानी अंडाणु और शुक्राणु के संलयन से क्या बन जाते हैं, युग्मनज बनते हैं, अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। और मादा के गर्भाशय में युग्मनज से भ्रूणीय परिवर्धन द्वारा एक शिशु का क्या हो जाता है, विकास होता है। देखिए यानी जाइगोट पहले का बनता है, जाइगोट बनने के बाद वही क्या हो जाते हैं, गर्भाशय से चले जाते हैं, गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, भ्रूण का निर्माण होता है। वही भ्रूण का जो निर्माण होता है वो क्या होते हैं, 9 महीने के बाद यही क्या कर लेता है, एक शिशु के रूप में जन्म लेते हैं। अर्थात 9 माह तक क्या होते हैं, मानव के यानी मनुष्य में जो भ्रूण का विकास होता है वो 9 माह तक होता है। और वहाँ से क्या हो जाते हैं, 9 माह बाद एक विकसित शिशु का क्या हो जाता है, जन्म देती हैं। तो देखिए लैंगिक जनन में निम्नलिखित क्रम से होती है, यानी जो लैंगिक जनन होता है उसका जो क्रम होता है वो स्टेप बाय स्टेप होता है। तो पहले क्या होंगे, देखिए युग्मक जनन, अर्थात युग्मक जो जनन होते हैं यानी नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। फिर दूसरा स्टेप कहता है शुक्राणुओं का स्थानांतरण, अर्थात वीर्य सेचन, अर्थात वीर्य का क्या हुआ है, मादा के जनन पथ में ले जाकर स्खलन करना, यानी वही क्या हो गया, शुक्राणुओं का स्थानांतरण। इसके बाद देखिए स्थानांतरण के बाद जो क्रिया होती है वो होती है निषेचन। निषेचन जो होता है कहाँ होता है, तो फाइलोपियन ट्यूब में। फाइलोपियन ट्यूब में अगले 24 घंटे के लिए वहीं पर रहते हैं और वहाँ पर निषेचन जब हो जाता है तो किसका निर्माण हो जाता है, युग्मनज अर्थात जाइगोट का निर्माण होता है। यही जाइगोट क्या कर लेता है, ब्लास्टोसिस्ट में क्या हो जाता है, परिवर्धन होता है। फिर क्या होता है, वहाँ से सरक कर कहाँ आ जाते हैं, गर्भाशय में, यानी वहाँ पर भ्रूण का क्या होता है, अंतरोपण होता है। अंतर यानी गर्भाशय में ये जाकर भ्रूण क्या हो जाता, जाइगोट जो है कहाँ चला जाता है, गर्भाशय में। गर्भाशय में क्या हो जाते हैं, भ्रूण का अंतरोपण होता है, यानी वहीं पर जाकर वो ठहर जाता है। और उसके बाद क्या होता है, भ्रूणीय परिवर्धन, अर्थात उसको अब पोषण प्रदान होता है और जिसके कारण उसका क्या होता है, विकास होता है। और लास्ट वाला जो होता है प्रसव या शिशु जन्म, जिसके द्वारा क्या होता है, प्रसव होती है, अर्थात बच्चे को जन्म देते हैं। यानी जहाँ पर भ्रूण का जब विकास पूरी तरह से हो जाता है, जब बच्चा सुविकसित जन्म लेने के लिए तैयार रहता है, तो वही क्राइटेरिया क्या हो जाती है, प्रसव या फिर एक शिशु जन्म, यानी शिशु का जन्म होता है। ये थे क्या कि लैंगिक जनन में निम्नलिखित जो यानी लैंगिक जनन में जो क्रम होती है किस प्रकार होती हैं। तो यही पहला है युग्मक जनन, अर्थात नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग होते हैं। इनमें क्या होते हैं, कोपुलेशन होती है। कोपुलेशन की क्रिया के दौरान क्या होते हैं, शुक्राणुओं का स्थानांतरण होता है, यानी शुक्राणु ही जाएंगे, अंडाणु तो बाहर आ नहीं सकते हैं मादा के अंडाशय से, इसीलिए शुक्राणु क्या होते हैं, चल बीजाणु होते हैं, अर्थात
चलने वाली होती हैं, जबकि अंडाणु जो होता है क्या होता है, अचल होता है, यानी वो चलता नहीं है। इसके बाद क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब में निषेचन हो जाती है। निषेचन के बाद क्या हो जाता है, जाइगोट का निर्माण होता है, यानी युग्मनज का मतलब होता है जाइगोट का निर्माण होता है। वहाँ से ब्लास्टोसिस्ट का क्या हो जाता है, परिवर्धन हो जाता है। उस ब्लास्टोसिस्ट के बाद क्या होता है, भ्रूण में का अंतरोपण होता है, यानी गर्भाशय में भ्रूण का क्या होगा, अंतरोपण होगा। और वहाँ पर क्या होंगे, भ्रूणीय परिवर्धन, अर्थात 9 माह तक ये क्या होंगे, अब उसको पोषण मिलता है प्लेसेंटा के द्वारा, अर्थात माँ के नाभि से और बच्चे के नाभि से जो जुड़ा रहती है वो क्या होता है, उसे प्लेसेंटा बोलते हैं। उसके द्वारा ही क्या होते हैं, भ्रूण को पोषण प्रदान दिया जाता है। इसके बाद उसके परिवर्धन यानी विकास के बाद ये क्या हो जाते हैं, प्रसव होती है, जिसे ही क्या बोलते हैं, शिशु जन्म बोला जाता है। अब देखिए क्या आते हैं कि प्राथमिक लैंगिक अंग कहते किसे हैं। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग यानी नर और मादा दोनों में जो होते हैं, मनुष्य के नर और मादा अंग को ही क्या बोला जाता है, प्राथमिक लैंगिक अंग। तो देखिए क्या होते हैं, प्राइमरी सेक्स ऑर्गन। देखिए प्राथमिक लैंगिक अंग को हम लोग क्या बोलते हैं, जनन बोलते हैं, जनन कहते हैं। इनमें लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है। इसी में क्या होते हैं, लैंगिक कोशिकाओं या युग्मकों का निर्माण होता है, यानी जनन में ही क्या होते हैं, युग्मकों का निर्माण होता है। अर्थात जो होते हैं नर में क्या होंगे, नर जनन अंग, अर्थात नर में जो होंगे लैंगिक वो क्या होंगे, शुक्राणु, और मादा में क्या होंगे, अंडाणु। तो युग्मकों का निर्माण होता है तथा ये हार्मोन्स का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। पीयूष ग्रंथि से स्रावित गोनोडीट्रोपिन जननों की वृद्धि तथा उनके कार्यों का क्या होता है, नियमन होता है। यानी पीयूष ग्रंथि से जो स्रावित होती है गोनोडीट्रोपिन जनन की वृद्धि, यानी यही हार्मोन्स है जो क्या करता है कि वृद्धि तथा उनके कार्यों का नियमन करता है। नर या पुरुष के जननों को वृषण क्या कहते हैं, टेस्टिस कहते हैं। इनमें शुक्राणु बनते हैं। देखिए पुरुष के जनन को हम लोग क्या बोलते हैं, यानी जनन का मतलब होता है जिससे जनन होते हैं, तो वो वृषण से ही होते हैं, क्योंकि वृषण में ही क्या होते हैं, शुक्राणु बनते हैं, और शुक्राणु से ही क्या होती है, जनन होती है। तथा मादा या स्त्री के जननों को क्या बोला जाता है, अंडाशय, ओवरी। इनमें क्या बनते हैं, अंडे या फिर अंडाणु बनते हैं। ये क्या थे, प्राथमिक लैंगिक अंग। इसके बाद प्राथमिक के बाद आता है द्वितीयक या फिर सहायक लैंगिक अंग। तो देखिए द्वितीयक या सहायक लैंगिक अंग कहते किसे हैं। इन अंगों की जनन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। देखिए ऐसा नहीं है कि ये प्राइमरी वाले वो हैं तो द्वितीय वालों का कोई महत्व नहीं होगा, सबसे ज़्यादा इन्हीं लोगों का क्या होते हैं, महत्व होते हैं। इन अंगों की जनन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यद्यपि ये न तो युग्मक बनाते हैं और न ही हार्मोन्स का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। ये दोनों नहीं करते हैं, ना युग्मक का निर्माण करते हैं और ना ही हार्मोन्स का स्राव करते हैं। फिर भी ये क्या करते हैं, जनन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जैसे में प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक तथा शिश्न अर्थात पेनिस आदि अंग नर में। देखिए प्रोस्टेट ग्रंथि, शुक्राशय, शुक्रवाहक तथा शिश्न क्या होते हैं, नर अंग हैं में, तथा फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि तथा स्तन ग्रंथियां स्त्री में पाए जाते हैं। देखिए जो प्रोस्टेट ग्रंथि है, शुक्राशय है, शुक्रवाहक है तथा शिश्न जो होते हैं नर में पाए जाते हैं। अगर ये न पाए जाएंगे तो जनन की क्रिया असंभव यानी संभव नहीं हो सकती है। उसी प्रकार फैलोपियन ट्यूब, गर्भाशय, योनि तथा स्तन ग्रंथियां स्त्री में क्या होते हैं, पाए जाते हैं, और इन्हीं को क्या बोला जाता है, एक तरह से द्वितीयक सहायक अंग बोला जाता है। तो अब आइए देखते हैं। देखिए नर का पढ़ लिए, अरे ये प्राथमिक लैंगिक अंग पढ़ लिए, और इसके बाद द्वितीयक सहायक लैंगिक अंग। अब देखा जाता है दोनों को अब अलग अलग पढ़ा जाए, यानी नर को अलग से पढ़ा जाए और मादा को अलग से। तो देखिए क्या पढ़ा जाएगा, पहले मादा जनन तंत्र अर्थात फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। देखिए यानी जो होते हैं, जो जनन तंत्र यानी एक सिस्टम के द्वारा होते हैं। तो क्या होता है, स्त्री के जनन तंत्र में निम्नलिखित अंग होते हैं। देखिए पहले तो ये जानना जरूरी है कि जनन तंत्र अर्थात सिस्टम होते हैं, तो स्त्री के जो जनन तंत्र हैं उनमें कौन कौन से अंग पाए जाते हैं, ये जरूरी है जानना।
तो देखिए इनमें सबसे पहला पाया जाता है एक जोड़ी अंडाशय जिसको क्या बोलते हैं ओवरीज। इसके बाद दूसरा है वाहिनी तंत्र जिसको कहते हैं डक्ट सिस्टम। इसके बाद आता है इसी डक्ट सिस्टम यानी नली में ही क्या पाए जाते हैं फाइलोपियन नलिकाएं या फिर अंडवाहिनी, गर्भाशय तथा योनि। ये जो है किसके अंतर्गत पाई जाती हैं तो वाहिनी तंत्र के अंतर्गत। इसके बाद तीसरा आता है बाह्य जननांग जिसको कहते हैं वाल्वा, और चौथा है स्तन ग्रंथियाँ। देखिए ये जो होते हैं स्त्री के जनन तंत्र होते हैं, एक जोड़ी अंडाशय होती है जिसमें ओवम का क्या होता है निर्माण होता है, और उसके अंतर्गत वाहिनी आती है यानी नली आती है। उसी नली में देखिए कितनी नली आती हैं फाइलोपियन नलिकाएं या फिर अंडवाहिनी यानी फाइलोपियन ट्यूब। दूसरा आता है गर्भाशय, तीसरा आता है योनि। ये वाहिनी डक्ट में यानी वाहिनी तंत्र में आते हैं। और बाह्य जननांग में जो होता है लेविया मेजोरा और लेविया मेनोरा यानी वाल्वा आते हैं, और चौथा जो है स्तन ग्रंथियाँ आती हैं। ये थे। तो देखिए अब सबको क्या करेंगे अलग अलग पढ़ा जाएगा, जिसमें पहला क्या था अंडाशय। तो देखिए अंडाशय को सबसे पहले पढ़ लिया जाए जिसको क्या बोलते हैं ओवरीज। तो देखिए प्रत्येक अंडाशय बादाम की आकृति का होता है, जैसे मूंगफली होती है तो वही यानी प्रत्येक अंडाशय का इसका आकार कैसा होता है तो बादाम की आकृति का ये होता है। यह लगभग 3 सेंटीमीटर लंबा, 2 सेंटीमीटर चौड़ा तथा 1 सेंटीमीटर क्या होते हैं मोटा होता है। यानी इसकी लंबाई जो होती है कितनी 3 सेंटीमीटर, चौड़ाई 2 सेंटीमीटर तथा मोटाई 1 सेंटीमीटर। प्रत्येक अंडाशय अपनी ओर के वृक्क के समीप मेजोवेरियम द्वारा उदर गुहा से क्या होते हैं जुड़े रहते हैं। किसके द्वारा रहते हैं तो वृक्क के समीप मेजोवेरियम। देखिए मेजोवेरियम द्वारा उदर गुहा से क्या होते हैं जुड़ा रहता है, तथा दूसरी ओर अंडाशयी लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। देखिए यानी जो एक ओर क्या होता है मेजोरियम द्वारा उदर गुहा से जुड़ा रहता है और दूसरी ओर अंडाशय के लिगामेंट द्वारा गर्भाशय से जुड़ा रहता है। इस प्रकार वृषण के विपरीत अंडाशय उदर गुहा में स्थित होता है। देखिए वृषण जो होता है शरीर से बाहर होते हैं, जबकि अंडाशय क्या होते हैं शरीर में उदर गुहा में क्या होते हैं स्थित होते हैं। अंडाशय अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक लैंगिक देखिए अंडाणुओं या अंडों की उत्पत्ति तथा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक मादा लैंगिक हार्मोन का क्या करता है स्राव करता है। देखिए अंडाशय जो है क्या करता है ओवम का निर्माण करता है और साथ में क्या करता है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन नामक जो मादा लैंगिक हार्मोन है उसका भी ये क्या करता है स्राव करता है अर्थात रिलीज करता है। दूसरा नंबर है अंडवाहिनी या फाइलोपियन नलिका। तो देखिए ओविडक्ट आर फाइलोपियन ट्यूब। देखिए प्रत्येक अंडवाहिनी 12 सेंटीमीटर लंबी कुंडलित नलिका होती हैं, जिसमें इसके क्या होते हैं 3 भाग होते हैं। देखिए फाइलोपियन ट्यूब के भी क्या होते हैं 3 भाग होते हैं, जिसमें से ए नंबर हम मान कर चल रहे हैं, ए नंबर हेडिंग डाली है रोमाभी कीप यानी सिलिएटेड फाइनल। यह अंडवाहिनी का चौथा तथा कीप के समान अगला भाग होता है। यानी सबसे जो होते हैं क्या सबसे जो ओवरी से जो जुड़ा रहता है ये वही भाग होता है रोमाभी कीप, जो क्या होते हैं कीप के समान अगला भाग है। यानी कीप के समान ये क्या रहता है वहाँ पर ओवरी को पकड़े रहता है, जो अंडाशय के साथ क्या रहे लगा रहता है। इसके छिद्र को ऑस्टियम कहते हैं, जो उदर गुहा में खुलता है। कीप के किनारे पर अंगुलियों के समान अनेक प्रवर्ध बने रहते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं फिम्ब्री बोलते हैं। यही क्या कहता है फिम्ब्री ओवरी को पूरी तरह से जकड़े रहता है। जैसे हाथ को एकदम ऐसे नहीं पकड़े रहते हैं, उसी तरह ये भी क्या करेगा ओवरी को इसी तरह पूरी तरह पकड़े रहता है। दूसरा नंबर आता है फाइलोपियन ट्यूब अर्थात फाइलोपियन नलिका। यह कीप के पिछले सिरे से शुरू होता है। इसकी दीवारें संकुचनशील होती हैं और रोमाभी एपिथेलियम द्वारा स्तरित होती हैं। देखिए फाइलोपियन ट्यूब जो होता है इसका क्या है अंडवाहिनी का
दूसरा भाग होता है जिसकी दीवारें कैसी होती हैं, तो संकुचनशील होती है, यानी जैसे नहीं होता है संकुचन, सिकुड़ेगा फिर फैलेगा, सिकुड़ेगा फैलता रहता है, तो ये होते हैं। और रोमाभी एपिथेलियम द्वारा स्तरित होते हैं। और तीसरा जो होता है सी, इसका दूरस्थ सिरा या स्थमस, यानी जो सी नंबर है वो क्या है, दूरस्थ सिरा या फिर इसको बोलते हैं स्थमस। यह अंडवाहिनी का अंतिम सिरा है जो गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने पर अंडाणु उदर गुहा में आते हैं और फिम्बरी द्वारा फैलोपियन नलिका में ढकेल दिए जाते हैं। यानी ये क्या होते हैं, ढकेल दिए जाते हैं। यानी अंडवाहिनी का अंतिम सिरा जो होता है क्या होता है, गर्भाशय में खुलता है। अंडाशय से मुक्त होने वाले जो ओभम होते हैं उदर गुहा में आते हैं और उदर गुहा में और फिम्बरिन द्वारा फैलोपियन नलिका में क्या हो जाते हैं, इसको ढकेल दिया जाता है। अब इसके बाद आता है क्या, तीसरा नंबर वो है गर्भाशय। अर्थात गर्भाशय क्या होते हैं, यह नाशपाती की आकृति का एक पेशीय संरचना जो स्त्री के श्रोणी प्रदेश, देखिए यह नाशपाती की आकृति का होता है जिसकी जो एक तरह से क्या होती है, पेशीय संरचना होती है जो स्त्री के श्रोणी प्रदेश अर्थात जो हड्डी होती है कमर की, वो वही कहलाता क्या है, श्रोणी प्रदेश में स्थित होता है। इनमें दोनों अंडवाहिनी खुलती है, यानी दो अंडवाहिनी होती हैं, दोनों क्या होती हैं, यहीं पर खुलती हैं। इसका निचला सिरा कैसा होता है, तो संकीर्ण भाग जिसको सर्विक्स कहते हैं वही होता है। अंडवाहिनी खुलती है, इसका निचला सिरा संकीर्ण भाग कहलाता है अर्थात सर्विक्स कहलाता है। गर्भाशय में निषेचित अंड का वर्धन होता है, यानी गर्भाशय में जो निषेचन हो जाते हैं, गर्भाशय में जो आते हैं क्या होते हैं, जो निषेचन फैलोपियन ट्यूब में हुआ रहता है अंडे, उसका वर्धन यानी उसका सेचन कहाँ होता है, यानी विकास कहाँ होता है, तो वो गर्भाशय में होता है। यानी यही गर्भाशय में क्या होते हैं, शिशु का निर्माण होता है अर्थात भ्रूण का निर्माण होता है। इसके बाद आता है अगला नंबर आपका योनि। आपका योनि अगला नंबर जो है योनि अर्थात वजाइना, यही होते हैं। देखिए यह स्त्री का मैथुन कक्ष है, यानी मैथुन कक्ष का मतलब कोपुलेशन कक्ष है, जहाँ से ये क्या करते हैं, मैथुन की क्रिया कर सकते हैं, अर्थात स्त्री का मैथुन कक्ष है। गर्भाशय का सर्विक्स इसके ऊपरी भाग में क्या होते हैं, खुलता है। यह छिद्र द्वारा बाहर खुलता है, यह छिद्र होते हैं, यानी उसमें क्या होते हैं, छिद्र द्वारा ये क्या होते हैं, बाहर खुलता है। कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतला तथा झिल्ली के समान एक पर्दा होता है जिसे योनि छद्म अर्थात हाइमन झिल्ली कहते हैं। देखिए कुंवारी कन्याओं में जब क्या होती है, योनि के मुख पर जो होता है एक पतला और झिल्ली के समान एक पर्दा होता है जिसे योनि छद्म या फिर हाइमन कहते हैं। इस पर्दे के मध्य में एक छिद्र होता है जिसमें से देखिए इस हाइमन झिल्ली में एक छोटा सा इसके बीच में क्या होते हैं, एक छिद्र होता है जिसमें से आर्तव काल में रज अर्थात मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात एमसी क्या होते हैं, बाहर निकलते हैं। लैंगिक श्रम, शारीरिक संपर्क या व्यायाम से यह भंजित हो जाता है, यानी हाइमन जो झिल्ली होती है क्या होती है, लैंगिक श्रम अर्थात लैंगिक श्रम यानी जो करेंगे या फिर शारीरिक संपर्क आने पर या फिर एक्सरसाइज करने से यह जो हाइमन झिल्ली क्या होती है, अपने आप फट जाती है। इसके बाद देखिए योनि की दीवार में, देखिए योनि की दीवार में लैक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। देखिए कौन सा होते हैं जीवाणु का नाम याद कर लीजिएगा बच्चा, इसको इम्पोर्टेंट है कि योनि की दीवार में लैक्टोबेसिलाई नामक जीवाणु होते हैं। ये ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। देखिए किसके अपघटन से, तो ग्लाइकोजन के अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनाते हैं। योनि की इस अम्लीयता से रोगाणुओं के आक्रमण की सहायता तो कम हो जाती है, परंतु यह योनि में प्रवेश करने वाले शुक्राणुओं को क्या कर देते हैं, हानिकारक भी होते हैं। देखिए एक तरह से ये तो अम्लीयता बना दिए, तो अम्लीयता अगर बना दिए हैं तो इसमें क्या होते हैं, अगर अम्ल हैं तो कोई भी अगर रोग जाएगा तो उसको क्या कर देंगे, ये नष्ट कर देते हैं। लेकिन इनमें एक खराबी भी होती है कि जो शुक्राणु जाएंगे उसके लिए क्या करेगा, ये उसको हानिकारक भी पहुंचाता है। वीर्य का
क्षारीय अंश इस अम्लीयता को क्या कर देता है, दूर कर देता है। यानी वीर्य में जो होते हैं, शुरुआत में जो होते हैं, एक तरल पदार्थ निकलता है जो क्या होते हैं, क्षारीय होते हैं। वही क्या करता है, योनि के इस मार्ग की जो अम्लीयता होती है उसको सबसे पहले कम कर देता है, यानी दूर कर देता है। इसके बाद है योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां होती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय ये साफ तथा श्याम द्रव का क्या करते हैं, स्राव करते हैं। यानी योनि के मुख के इधर उधर 2 ग्रंथियां पाई जाती हैं जिन्हें क्या बोलते हैं, बार्थोलिन ग्रंथियां कहते हैं। लैंगिक उत्तेजना के समय ये साफ तथा क्या करते हैं, श्याम द्रव का स्राव करते हैं जो योनि और गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में क्या करता है, ये सहायता करता है। अर्थात ये क्या होते हैं, द्रव है, स्राव करेगा जो, यानी वही जो पानी बोलते हैं, जो योनि या गर्भाशय में, यानी योनि या गर्भाशय में शुक्राणुओं को आगे बढ़ने में क्या करता है, सहायता प्रदान करता है। इसके बाद देखिए योनि के बाद आता है बाह्य जननांग, अर्थात बाहर के जननांग। वो तो हम आपको आंतरिक बता रहे थे, लेकिन अब क्या आते हैं, बाह्य जननांग। इसमें स्त्री के बाह्य जनन अंग होते हैं। ये योनि मुख यानी वेजाइनल ओरिफेस, लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस हैं। देखिए स्त्री के बाह्य जननांग में कौन कौन से आते हैं, तो योनि मुख आता है, यानी योनि तो हम बता दिए, योनि के मुख कहाँ आते हैं, तो बाह्य जननांग में आते हैं। इसके बाद लेबिया माइनोरा, लेबिया मेजोरा, क्लाइटोरिस हैं। ये एक अवगमन में स्थित होते हैं, अवनमन में स्थित होते हैं, जिसे वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ कहते हैं। देखिए जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, वेस्टिब्यूल या प्रकोष्ठ कहते हैं। वेस्टिब्यूल त्वचा के 2 जोड़ी मांसल पल्लों में क्या होते हैं, बंद रहता है। ये जो होते हैं वेस्टिब्यूल क्या करते हैं, तो ये 2 जोड़ी मांसल पल्लों में बंद रहता है। त्वचा के बाह्य बड़े पल्ले को लेबिया मेजोरा, यानी योनि के जो बाहर की जो क्राइटेरिया होती है, जैसे ये योनि है तो योनि के जो बाहर की जो क्राइटेरिया है, इससे जो घिरा है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, लेबिया मेजोरा। यही है लेबिया मेजोरा। और इसके अंदर वाला जो हल्का सा जो होते हैं उसे क्या बोलते हैं, लेबिया माइनोरा। और लेबिया माइनोरा इसके अंतर्गत योनि के मुख पर जो होते हैं, वहीं पर यानी योनि में क्या पाए जाते हैं, हाइमन झिल्ली पाई जाती है, जिसे योनि छद कहते हैं। क्या होते हैं, शारीरिक श्रम करें या फिर साइकिल चलाने से ये हाइमन क्या होते हैं, अपने आप टूट जाते हैं। और इसके बाद जो होता है वेजिनल ओपनिंग यानी योनि मुख। इसके बाद देखिए इस बाह्य जननांग पर जो होते हैं छोटे छोटे बाल पाए जाते हैं, जिन्हें क्या बोलते हैं, मॉन प्यूबिक और प्यूबिक हेयर। इनके जो बाल के जो नाम होते हैं वो कैसे होते हैं, तो प्यूबिक हेयर कहा जाता है। तो वही देखिए क्या है, लेबिया माइनोरा के अगले सिरे पर एक छोटा सा अंगुली सदृश अंग होता है, जिसे क्या बोलते हैं, क्लाइटोरिस या फिर भग शिश्न कहते हैं। देखिए शिश्न के समान, यानी जो छोटे बच्चों में जैसे शिश्न होते हैं, उसी तरह महिलाओं के जो क्लाइटोरिस होता है वो क्या होते हैं, शिश्न के समान पाए जाते हैं। यह मूत्र द्वार के ऊपर 2 लेबियन मेजोर के ऊपरी मिलन बिंदु के पास मटर के दाने के समान तथा अत्यधिक संवेदनशील होता है। देखिए जो क्या बोल रहे हैं, क्लाइटोरिस जो होता है यह मूत्र द्वार के ऊपर 2 लेबियन मेजोर के ऊपरी मिलन बिंदु के पास मटर के दाने के समान तथा अत्यधिक क्या होते हैं, ये संवेदनशील होते हैं। यह नर के शिश्न के समजात होते हैं। यूरिथ्रा यूरिथ्रल मुख तथा योनि मुख द्वारा शरीर के बाहर खुलता है। यही जो क्या थे, ये बाह्य जननांग के पूरी तरह से इसकी परिभाषा थी। यही है क्या है, बाह्य जननांग है। देखिए एक तरह से नोट है कि योनि छद या फिर हाइमन की उपस्थिति अथवा अनुपस्थिति कौमार यानी वर्जिनिटी का विश्वसनीय संकेत नहीं है। देखिए क्या होता है ना कि कुछ लोग सोचते हैं कि जिस लड़की का अगर हाइमन झिल्ली नहीं है तो उसकी वर्जिनिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। लेकिन यह क्या है, एक तरह से वर्जिनिटी का ये एक तरह से क्या बोला जा सकता है कि संकेत
नहीं है, यानी विश्वसनीय, यानी विश्वास के पात्र जो कहा जा सकता है कि विश्वास के साथ कि उसका वर्जिनिटी क्या हो गया है, ख़त्म हो गया। यानी अर्थात एक महिला, एक लड़की में अगर हाइमन झिल्ली नहीं है तो ये नहीं कहा जा सकता है कि उसकी वर्जिनिटी क्या हो गई है, ख़त्म हो गई है। क्योंकि कभी कभी तेज धक्के या अचानक गिरने से हाइमन झिल्ली क्या हो सकती हैं, फट सकती हैं, या साइकिल चलाने पर भी क्या हो जाते हैं, ये फट जाते हैं। इस तरह से क्या थे, ये इसके नोट थे। और ये देखिए बच्चा, ये क्या है, पूरी तरह से उसका यानी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का क्या है, एक तरह से ये उसका फिगर है, जिसमें ये क्या है, जो दोनों साइड क्या होते हैं, ओवरी होती हैं। जो एक काम करेगा तो दूसरे अगले 28 दिन के बाद कार्य करता है। इसके बाद यहीं पर थोड़ा सा ऊपर जाते हैं तो क्या मिलता है, फैलोपियन ट्यूब। इसके बाद आते क्या हैं, यूटेरिन आता है। ये वाला भाग क्या कहलाता है, फंडस कहलाता है। सबसे ऊपरी जो भाग होते हैं वो फंडस होते हैं। इसके बाद देखिए जो बीच में आता है नाशपाती के आकार का, वो क्या होता है, यूटेरस होता है। और इसके बाद जो नीचे आते हैं कॉन्विकल होता है, और नीचे जो और नीचे आएंगे तो उसी को क्या बोलते हैं, कॉन्विक्स या फिर सर्विक्स इसको बोला जाता है। इस तरह से ये क्या है, आपके ओवरी का ये फिगर है। देखिए बच्चा, इसके बाद आता है क्या, स्तन ग्रंथियाँ। अर्थात देखिए स्त्री के जो सहायक जनन अंगों में, अर्थात जनन अंगों में स्तन ग्रंथियाँ भी क्या थी, उसी के साथ इम्पॉर्टेंट थी। तो अब देखिए क्या होते हैं, स्तन ग्रंथियाँ कहते किसे हैं, नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्ण युक्त स्तन नाग्र उपस्थित होते हैं। देखिए नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में क्या होते हैं, सामने की ओर दो उभरे हुए वर्ण युक्त स्तनाग्र, जिसको निपल्स कहते हैं, उपस्थित होते हैं। मादा में स्तन ग्रंथियाँ क्या होती हैं, बहुत अधिक विकसित होती हैं। प्रत्येक स्तनाग्र के चारों ओर का क्षेत्र वर्णयुक्त होता है। यानी देखिए निपल्स के जो होते हैं चारों तरफ क्या होते हैं, वर्णयुक्त होता है, जिसे क्या बोलते हैं, स्तन परिवेश यानी एरिओला कहते हैं। देखिए क्या कह रहा था कि नर एवं मादा दोनों के वक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्णयुक्त क्या होते हैं, स्तनाग्र अर्थात निपल्स उपस्थित होते हैं। मादा में स्तन ग्रंथियाँ बहुत अधिक विकसित होती है। प्रत्येक स्तनाग्र के चारों ओर का क्षेत्र कैसा होता है, तो वर्णयुक्त होता है, अर्थात हल्का सा देखिएगा तो ब्राउन कलर का होता है। स्तनाग्र के चारों ओर का क्षेत्र क्या होता है, वर्णयुक्त होता है, जिसे स्तन परिवेश कहते हैं। मादा में स्तनाग्र के चारों ओर का अधिकांश भाग वसा के जमाव एवं पेशियों की अधिकता के कारण स्तनों के रूप में क्या होता है, फूला रहता है। यानी उसके क्या होते हैं, ब्रेस्ट जो होते हैं तो क्या होते हैं, वसा के जमाव और पेशियों की अधिकता के कारण क्या हो जाते हैं, फूले रहते हैं। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है। यानी प्रत्येक स्तन, दो स्तन होते हैं तो प्रत्येक स्तन किससे होती हैं, तो स्रावी ऊतकों का बना होता है, जो 15-20 पालियों में बटा रहता है। देखिए 15-20 पालियों में बटा रहता है। प्रत्येक पालिका में अंगूर की गुच्छे की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती हैं। देखिए क्या कह रहा है कि प्रत्येक पालिका में अंगूर की गुच्छे की भांति अनेक दुग्ध ग्रंथियां होती हैं, जिसे एल्विओलाई कहते हैं। देखिए ये क्या होते हैं, एल्विओलाई कहते हैं। सगर्भता के समाप्त होने अर्थात प्रसव के बाद यह क्या हो जाता है, फैल जाता है और दूध का स्राव शुरू हो जाता है। यानी कब, जब सगर्भता के समाप्ति, यानी जब जो महिलाएं माँ बनने वाली होती हैं तो शिशु के जन्म के बाद अर्थात प्रसव के बाद ये क्या हो जाते हैं, फैल जाते हैं और वहाँ से क्या हो जाते हैं, दूध का स्राव शुरू हो जाता है। विभिन्न पालिकाओं से निकली वाहिनियाँ लैक्टिफेरस वाहिनियाँ बनाती। देखिए जो पालिकाएं निकली होती हैं, जो नली निकली रहती है यानी नसें निकली रहती हैं, उसे क्या बोलते हैं, लैक्टिफेरस वाहिनी बनाती हैं। इस प्रकार प्रत्येक स्तन में 15 से 20 लैक्टिफेरस वाहिनियाँ होती हैं, जो स्तनाग्र अर्थात निपल्स के शिखर पर एक पृथक छिद्र से क्या हो जाती हैं, बाहर खुलती हैं। बाहर खुलने से पहले इनका कुछ भाग, देखिए जैसे बाहर खुलने से पहले इनका कुछ भाग एक छोटे से एम्पुला के रूप में क्या होते हैं, खुला रहता है
जो नजो निवृत्ति के बाद यह क्षीण हो जाती है। यानी नजो निवृत्ति यानी जब एक होता है नजो निवृत्ति के बाद क्या हो जाते हैं, ये पूरी तरह से क्षीण हो जाते हैं। अब ये तो क्या थे, स्त्री के जो जनन अंगों के जो क्रम थे ये थे स्तंभ। अब आते हैं क्या, यौवन आरंभ का प्रारंभ यानी ऑनसेट ऑफ पुबर्टी एज। महिलाओं के जो होते हैं यौवन आरंभ में क्या क्या परिवर्तन होते हैं यानी कैसे होते हैं उसके बारे में जानकारी ले लें कि देखिए बालिकाओं में लड़कों की तुलना में यौवन आरंभ जल्दी शुरू हो जाता है। यानी वो क्या होती हैं, जल्दी बड़ी हो जाती हैं लड़कों की अपेक्षा। बालिकाओं में यह 10 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। सर्वप्रथम वक्षों में वृद्धि प्रारंभ होती है। देखिए सर्वप्रथम क्या होते हैं, वक्षों में वृद्धि शुरू हो जाती है। इसके बाद 12 से 13 वर्ष की आयु में अंड उत्सर्ग यानी अंडोत्सर्ग तथा रजो दर्शन अर्थात जिसको मेंस्ट्रुएशन साइकिल अर्थात एमसी कहते हैं शुरू हो जाते हैं। यौवन आरंभ के समय लड़कियों में निम्नलिखित परिवर्तन होते हैं। देखिए मेंस्ट्रुएशन साइकिल जो होते हैं 12 से 13 वर्ष की आयु में क्या हो जाते हैं, शुरू हो जाते हैं। तो यही यौवन आरंभ के समय लड़कियों में कई परिवर्तन होते हैं, जिनमें पहला होता है बाह्य जनन अंगों तथा वक्षों का क्या हो जाता है, विकास होना शुरू हो जाता है। अर्थात वक्ष यानी स्तन का विकास और बाह्य जनन अंग दोनों का क्या हो जाता है, विकास शुरू हो जाता है। अंडोत्सर्ग तथा आर्तव चक्र का क्या हो जाते हैं, प्रारंभ हो जाता है। श्रोणी प्रदेश का फैलकर चौड़ा हो जाना अर्थात श्रोणी प्रदेश वह प्रदेश यानी जो कमर के नीचे की जो होती है बैठने वाली जो हड्डी उसी को क्या कहते हैं, श्रोणी प्रदेश, वही क्या हो जाता है, फैलकर चौड़ा हो जाता है। कक्षीय एवं जघन बालों का होना यानी जघन बाल यानी जो जनन अंगों पर है उसके क्या हो जाते हैं, बाले आने लगते हैं। जांघ, चेहरे तथा नितंबों पर क्या होते हैं, वसा का जमाव शुरू हो जाता है। ये क्या थे, लड़कियों में परिवर्तन होते हैं यौवन आरंभ के समय। इसी तरह देख लीजिए जैसे स्तन ग्रंथियां भी बताए थे तो उसका क्या है, एक स्पष्ट और जो है उसकी संरचना यानी मादा की स्तन ग्रंथि की संरचना इसी तरह होती हैं। देखिए क्या होती हैं, ये जो होते हैं ना इसमें जो फूले रहते हैं तो उसमें क्या पाए जाते हैं, वसा पाई जाती हैं। और इनमें छोटे छोटे क्या होती हैं, नसें होती हैं जिसे क्या बोलते हैं, दुग्ध कूपिका। इसके देखिए सबसे बाहरी जो होते हैं जिसको चिचुक कहते हैं या फिर स्तनाग्र कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, निपल्स। इसी के द्वारा क्या होते हैं, दूध का स्राव होता है। पीछे की जो होती है वो क्या होती है, रिब्स की हड्डी से क्या होती है, ये जुड़ी रहती हैं। तो ये क्या होती हैं, यही इसी को क्या कहा जाता है, मादा की स्तन ग्रंथि की संरचना। इस तरह से मादा की जितनी भी चीज़ें थी यानी मादा जनन तंत्र से संबंधित वो सब क्या हो गए, पूरी तरह से खत्म हो गए। अब देखा जाएगा क्या, नर जनन तंत्र।